जिसमें हमने प्लांट टिश्यू के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया था। प्लांट टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हैं जो प्लांट की सभी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लांट्स के अंदर जितने भी फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो उनका फूड सिंथेसिस हो, चाहे वो फूड को स्टोर करना हो, चाहे वाटर को ट्रांसपोर्ट करना हो, कोई भी फंक्शन जो प्लांट कोई भी परफॉर्म करता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सेल्स का जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू, प्लांट टिश्यू। क्या बोलते हैं उसको? प्लांट टिश्यू। फिर प्लांट टिश्यू में हमने सबसे पहला टाइप पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट टिश्यू में किस काम आते थे बच्चों? ग्रोथ के लिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट टिश्यू में किस काम आते थे? ग्रोथ के लिए। इस डायग्राम में हमने 3 टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में डिस्कस किया था। अपने पास एनसीईआरटी बुक में खोल के रखेंगे ये डायग्राम भी। इस डायग्राम में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की पोजीशन के हिसाब से उनको बताया गया था कि किस पोजीशन पर प्लांट में किस पोजीशन पर कौन सा टिश्यू पाया जाता है। तो जो रूट्स और शूट्स की टिप्स में पाया जाता है उसका नाम क्या था? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम था प्लांट के शूट की लेंथ बढ़ाना और रूट की लेंथ बढ़ाना। शूट ऊपर की तरफ, रूट नीचे की तरफ, जिससे प्लांट की ओवरऑल लेंथ बढ़ती थी, ओवरऑल लॉन्गिट्यूडनल लेंथ बढ़ती थी। प्लांट की कौन सी लेंथ बढ़ती थी? लॉन्गिट्यूडनल लेंथ बढ़ती थी। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर प्लांट की थिकनेस, थिकनेस के लिए और क्या वर्ड यूज किया था? प्लांट की जो थिकनेस होती है, जो गर्थ होती है, उसको भी तो धीरे धीरे बढ़ाना होता है ना। तो उसको बढ़ाने के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल था उसका नाम क्या था? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या नाम था उसका? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कौन नाम था? कैम्बियम। क्या बोलते थे उसको? कैम्बियम। फिर उसके बाद प्लांट में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से नई टहनी, नई स्टेम निकलती है ना। प्लांट में कई सारी ब्रांचेस निकलती है ना। तो जिस पॉइंट से वो ब्रांच निकलती है, जैसे कि यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, जिन पॉइंट से वो ब्रांच निकलती है उन पॉइंट्स को क्या नाम दिया था? नोड्स। क्या नाम दिया था उन पॉइंट्स को? तो ऐसे पॉइंट्स जहाँ से नई ब्रांचेस अराइज करेंगी प्लांट के अंदर, उनको हम क्या बोलते थे बच्चों? और 2 नोड्स के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते थे? 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस कहलाता था इंटरनोड्स। 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता था? इंटरनोड्स। 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता था? इंटरनोड्स। सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नोड्स के आसपास कौन से टिश्यूज पाए जाते थे? जो कि उनकी ग्रोथ कराने का काम करते थे। इसके अलावा जो ग्रास होती है, ग्रास जो हर्बीवोरस एनिमल्स ईट करते हैं, उस ग्रास के अंदर भी कौन से टिश्यूज होते हैं? इंटरकैरिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तभी तो जब हर्बीवोरस उनको खा लेते हैं, गाय या भैंस जब चलने का काम करती हैं, किसी फील्ड में उनको छोड़ देते हैं, तो वो चलने के बाद जब दोबारा आते हैं 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो वो ग्रास दोबारा से उग जाती है। तो वो ग्रास दोबारा से क्यों उगती है? क्योंकि उसके अंदर कौन सा टिश्यू होता है? ये सारी चीजें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ ली थी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम था डिवाइड होना, डिवाइड होना, डिवाइड होना, डिवाइड होना। इसमें 1 सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इस तरह से सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन करके ये प्लांट की क्या करते थे? ग्रोथ। प्लांट पार्ट की क्या करते थे? ये ग्रोथ करते थे। फिर जब इनका ग्रोथ का फंक्शन पूरा हो जाता था, ये पूरी अपने ग्रोथ 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 करके डिवाइड 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 करके एक स्टेज ऐसी आती थी कि अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होते थे। अब ये क्या बन जाते थे? अब यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब फर्दर ग्रोथ करना बंद कर देते हैं, तो यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अब क्या बन जाते हैं बच्चों? इनका एक परमानेंट फंक्शन होता है, एक परमानेंट पोजीशन होती है। ये उसी पोजीशन पर रहते हैं और अपने परमानेंट फंक्शन को परफॉर्म करते रहते हैं। ठीक है। ये जो एक ही टिश्यू से अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज बन रहे थे, अलग अलग टाइप के सेल्स बन रहे थे, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया था? डिफरेंशिएशन। बोलो, सही बोलो, लाउडली बोलो। डिफरेंशिएशन। एक ही टाइप के सेल से नए टाइप ऑफ सेल्स बनना, अलग अलग टाइप्स के सेल्स बनना और उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? डिफरेंशिएशन। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिफरेंशिएट होने के बाद, डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के बाद कैसे टिश्यूज बन जाते थे? अब देखो, जिसने मेरे साथ ये सारे टॉपिक्स पढ़े हैं उनको तो क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि उनके लिए तो एक छोटा सा रिवीजन हो गया। लेकिन अगर आपने किसी भी वजह से वो क्लास मिस की है, वो टॉपिक्स आपसे मिस हो गए हैं, तो फिलहाल आपको वो टॉपिक्स इतने अच्छे से नहीं समझ आए होंगे जो मैंने कराए। लेकिन हाँ, जो मैं अभी काम कराने वाला हूँ सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, वो आपको सबको समझ आएगा। बिल्कुल फ्रेश नया टॉपिक है, इसलिए सब लोग बहुत ध्यान से समझें। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश नया टॉपिक है। अगर पुरानी क्लासेस किसी ने मिस भी की हैं इस चैप्टर की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये वाला टॉपिक समझ आ जाएगा। क्लियर? तो हम बात करने वाले हैं किसकी? सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो टिश्यूज में हमारे पास क्या होता है बच्चों?
टिश्यूज में सबसे पहले तो हमने देखा था कि टिश्यूज दो टाइप्स के हैं, एक प्लांट टिश्यू प्लांट्स के लिए होते हैं और एक जो एनिमल्स के अंदर होते हैं। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्लांट टिश्यू की ग्रोथ के लिए कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो परमानेंट हो जाते हैं इनका परमानेंट फंक्शन होता है तो हम परमानेंट टिश्यूज बोल देते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कितने टाइप्स पढ़े हैं आपने? पहला अभी तक हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिटेल में हमने पढ़ भी लिया, लिख भी लिया, याद भी कर लिया, ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नाम से ही समझ आता है कि ये एक परमानेंट टिश्यू है, ये डिवाइड वगैरह कुछ नहीं करेगा और इसका एक परमानेंट काम होगा, एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा, स्पेसिफिक फंक्शन होगा, ये उसी फंक्शन को परफॉर्म करेगा, बाकी किसी चीज से इसे कोई मतलब नहीं होगा। तो अब परमानेंट टिश्यूज भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू या फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। फिर हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आपको ये भी याद होगा कि मैंने सिंपल परमानेंट टिश्यूज के 3 टाइप बताए थे, 3 नेम्स बताए थे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज को डिटेल में, फिर हम बाद में किसको पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले तो ये समझते हैं कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स का क्या फंडा आ रहा है। लास्ट टाइम भी मैंने एक एग्जांपल दिया था, उसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सिंपल और कॉम्प्लेक्स का फंडा डिपेंड कर रहा है काम कैसा है। इनका परमानेंट काम है, ठीक है, लगा बंदा काम है, लेकिन डिपेंड कर रहा है काम है कैसा, काम आसान है या मुश्किल है। अगर काम आसान है तो उसको सिंपल परमानेंट टिश्यू कर लेगा, ठीक है, सिंपल सा काम है तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कर लेगा। काम मुश्किल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो किस तरह के टिश्यूज लगेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। घर की रूम की कोई एक टाइल खराब हो गई तो मैं एक मिस्त्री बुलाऊंगा, वो आएगा, उस तरह की टाइल एक वो लेकर आएगा, उसे रिपेयर कर देगा, काम खत्म। तो एक बड़ा सिंपल सा काम था कि एक घर के एक रूम की एक टाइल खराब हो गई थी, तो एक मिस्त्री से काम चल गया, हाँ या ना? एक मिस्त्री को बुलाया, उसने टाइल का साइज स्विच देखा, अपने हिसाब से देखा कितना सीमेंट चाहिए, क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो ले आया, उसने अपने आप उस टाइल को सही कर दिया। तो क्योंकि ये एक सिंपल सा काम था इसलिए एक टाइप के पर्सन से काम हो गया, तो ये एक सिंपल काम है। लेकिन अगर मुझे पूरा घर बनाना है, पूरी बिल्डिंग बनानी है, या लेट सपोज पूरा स्कूल बनाना है, तो पूरा स्कूल या पूरी बिल्डिंग बनाने के लिए एक मिस्त्री से काम हो जाएगा क्या? उसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, अलग अलग टाइप के लोगों की जरूरत पड़ेगी। पहले तो मुझे एक आर्किटेक्ट चाहिएगा जो मेरे घर का नक्शा बना कर दे कि किस तरह का घर मेरा होने वाला है ना। फिर उसको पास कराना पड़ेगा मुझे गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू। फिर उसके बाद मुझे एक कॉन्ट्रैक्टर चाहिएगा जो मेरे सारे घर को बनाने का काम करेगा। वो कॉन्ट्रैक्टर अकेला होगा या उसके पास भी एक टीम होगी? टीम होगी। उसके पास कई सारे मिस्त्री होंगे, कुछ मजदूर भी होंगे कई सारे, और वो सब मिलकर काम करेंगे। घरों में इलेक्ट्रीशियन का भी काम होगा, उस बिल्डिंग को बनाने में इलेक्ट्रीशियन का भी काम होगा, प्लम्बर का भी काम होगा, एसी वाले का भी काम होगा, एसी फिटिंग भी होगी, सब काम होंगे उसमें। तो क्या उसमें एक सिंगल पर्सन से काम चल रहा है? अलग अलग टाइप के लोग लग रहे हैं, अलग अलग टाइप के पर्सन्स लग रहे हैं और सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स काम है तो इसलिए उसमें अलग अलग टाइप के लोग लग रहे हैं। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर कुछ काम तो बड़े सिंपल से होते हैं, उनके लिए एक टाइप ऑफ सेल से काम चल जाता है, वन टाइप ऑफ सेल से काम चल जाता है। उनको हम क्या बोलते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये एक टाइप के होते हैं और एक टाइप से काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनमें एक टाइप से काम नहीं चलता है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। आसान से काम और मुश्किल काम से क्या मतलब है? जैसे आसान सा काम है स्टोरेज करना है, किसी चीज़ को स्टोर करना, तो कितना आसान काम है। हम भी घर पे किसी चीज़ को स्टोर कर लेते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। कोई खाने की चीज़ स्टोर करनी है तो फ्रिज में डालो, फ्रिज खोला रख दिया, कितना आसान सा काम है ना। कुछ ऐसे मुश्किल काम भी होते हैं प्लांट्स के पास, जैसे कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। वाटर कहाँ होता है? ग्राउंड में होता है। वाटर कहाँ होता है? रूट्स के थ्रू ही तो मिलता है वाटर प्लांट्स को। ये किस किस को पहले से पता है? ठीक। तो जितना भी पानी प्लांट्स को मिल रहा है वो रूट से मिल रहा है, और रूट्स को कहाँ से मिल रहा है? सॉइल से। तो सॉइल से सारा का सारा पानी लेकर ऊपर तक पहुँचाना है, कितना मुश्किल काम, कॉम्प्लेक्स काम है। तो एक टाइप के सेल्स लगेंगे या डिफरेंट टाइप्स के सेल्स लगेंगे?
पानी सिर्फ नीचे है और पूरे प्लांट में पहुंचाना है ऊपर तक, हर एक टहनी तक, हर एक लीफ तक, सब पार्ट्स तक पहुंचाना है। तो कितना मुश्किल काम है, कॉम्प्लेक्स काम है। तो उसके लिए सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं लगेंगे, कैसे टिश्यू लगेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो अगर सिंपल काम है तो सिंपल परमानेंट टिश्यू एक टाइप के सेल्स से हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स काम है तो एक से ज्यादा टाइप के सेल्स लगेंगे, उसके लिए क्या वर्ड आता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फिलहाल हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा लिख भी लिया था। उसमें हमने ये लिखा था कि भाई इसमें एक टाइप के सेल्स से काम हो जाता है, इसलिए हम इसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? सिंपल परमानेंट। ठीक है, क्या वर्ड यूज करते हैं? सिंपल परमानेंट। अब देखो अपने पास एनसीईआरटी को खोल के रखना इस पेज पर, सिंपल परमानेंट टिश्यू। पहले पढ़ते हैं सारी चीजों को, फिर नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर तरीके से लिखेंगे सारे पॉइंट्स को। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहली लाइन जो सिंपल परमानेंट टिश्यू में लिखी हुई है वो लिखा है, अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड आया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द प्लांट पार्ट्स। ये प्लांट के सभी पार्ट्स की आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जैसे कि एज ह्यूमंस हमारी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर क्या है? स्किन। सभी बच्चों का ध्यान है मेरी तरफ? यस सर। हमारी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर क्या है? स्किन। हमारी स्किन के अंदर कई सारी बोन्स भी हैं, ब्लड भी है, ब्लड भी फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल्स भी हैं, कई सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स भी हैं। उन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कौन कर रही है? हमारी स्किन। तो जैसे हमारी आउटर मोस्ट लेयर प्रोटेक्टिव लेयर स्किन होती है, ऐसी प्लांट की आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर कौन होती है? एपिडर्मिस। कौन होती है? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के बारे में ऊपर मार्जिन में लिख रहे हैं, नोटबुक के मार्जिन में। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, epidermis is the outermost protective covering of the plant parts. Epidermis is the outermost protective covering of the plant parts. ये सभी प्लांट पार्ट्स की आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्लांट पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। इसके जस्ट नीचे, थोड़ा सा ही नीचे, हमें कौन से टिश्यूज देखने को मिलते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज एपिडर्मिस के थोड़े से ही नीचे होते हैं, एज यू कैन सी इन द डायग्राम आल्सो। ये हमने एक प्लांट के पार्ट को थोड़ा सा जूम करके देखा है माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ये जो आपको बाहर वाली लेयर दिख रही है, इसी को क्या बोला गया बच्चों? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है। जस्ट लाइक वी हैव स्किन फॉर द प्रोटेक्शन, प्लांट्स आल्सो हैव एपिडर्मिस टू प्रोटेक्ट देम। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट्स के पास क्या होता है? एपिडर्मिस। इसमें कोई डाउट है किसी को? एपिडर्मिस के जस्ट नीचे देखो, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, ये सारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज। कौन से टिश्यूज हैं ये? सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो बताया ना मैंने आपको कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? कोलेनकाइमा, फिर कोलेनकाइमा, फिर स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। नाम सुनने में पहली बार थोड़े अजीब लगते हैं, लेकिन बार बार यूज होंगे ये वर्ड्स तो इतने अजीब नहीं लगेंगे, फिर याद हो जाएंगे। ओके, तो पेरेनकाइमा के बारे में पहले थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। पहले पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद नोट डाउन करेंगे। ओके, तो पेरेनकाइमा के बारे में जो पहला पॉइंट इन्होंने दिया है वो ये दिया है कि इट इज़ द मोस्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू, मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये सबसे ज़्यादा कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है, मतलब ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है और सबसे ज़्यादा कॉमन भी है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ, पॉइंट्स की फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में पॉइंट्स दिए हैं उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन सेल वॉल्स। इसके पास जो सेल्स होते हैं उनके पास कोई खास स्पेशलाइजेशन नहीं होता, इसके सेल्स अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और उनकी जो वॉल्स होती हैं, दीवारें जो होती हैं उन सेल्स की, वो पतली पतली होती हैं, थिन सेल वॉल्स। इनकी सेल वॉल्स कैसी होती हैं? थिन। ये सारे पॉइंट्स हमें धीरे धीरे याद भी करने हैं, क्योंकि पेपर में इन पॉइंट्स को लिखने के लिए आता है। ओके, पूछते हैं कि बताओ आप पेरेनकाइमा के बारे में क्या जानते हो? तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये जानते हैं पेरेनकाइमा के बारे में कि ये बहुत ही कॉमन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, मतलब ज़्यादातर प्लांट के सभी पार्ट्स में देखने को मिलता है।
दूसरा पॉइंट हम ये जानते हैं कि इसके पास ज़्यादा स्पेशलाइज सेल्स नहीं होते, अनस्पेशलाइज सेल्स होते हैं, और उनकी भी सेल वॉल कैसी होती है, पतली सी सेल वॉल होती है, ज़्यादा मोटी नहीं होती। सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसी को क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल की जो प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ऊपर मार्जिन में लिखो, ये सेल चैप्टर में पढ़ा था हमने। द आउटर मोस्ट कवरिंग, द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, the outermost protective covering of plant cell, the outermost protective covering of plant cell is cell wall. The outermost protective covering of plant cell is cell wall. प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तो फिर बच्चों जो मार्जिन में पहला पॉइंट लिखा था वो भी तो यही था, जरा ध्यान से पढ़ो। वो प्लांट, पूरे प्लांट की जो बाहर वाली कवरिंग है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, और अगर प्लांट सेल पूछें तो क्या आएगा आंसर, सेल वॉल। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है कि सर सेल वॉल है तो सही आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, फिर एपिडर्मिस क्या है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर सिर्फ एक सेल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एक सेल, तो एक सेल की जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको बोलेंगे सेल वॉल। क्या बोलेंगे, सेल वॉल। लेकिन अगर पूरे प्लांट की बात हो रही है, ऊपर से नीचे तक पूरा प्लांट है, तो उसकी जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे उसको बच्चों, एपिडर्मिस। जैसे कि आपके पास प्लांट का सिंपल सा एक सेल, सिर्फ एक सेल, तो ये जो सेल की आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसी को क्या बोलेंगे हम, ये एक सेल की आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या बोलते हैं, सेल। लेकिन ऐसे एक सेल तो नहीं होंगे, कई सारे सेल्स होंगे प्लांट के अंदर, तो कई हजारों लाखों करोड़ों सेल्स होंगे, हाँ या ना। तो उन सबकी जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, उस पूरे प्लांट की जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी उसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। दोनों में डिफरेंस है ना, एक सेल की आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग सेल वॉल, पूरे प्लांट की आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या कहलाएगी, एपिडर्मिस। एनी डाउट एनीवन टिल नाउ। जो पैरेन्काइमा इनकी सेल वॉल कैसी होती है, काफी पतली सी होती है, तो इनकी प्रोटेक्शन ज्यादा नहीं होती, उसकी जरूरत भी नहीं होती है इन्हें। फिर इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखना है वो ये है कि दे आर लिविंग सेल्स। इसके सेल्स कैसे होते हैं बच्चों, लिविंग सेल्स। दो तरह के सेल्स रहते हैं प्लांट्स में, लिविंग और डेड। ज्यादातर हमें डेड सेल्स देखने को मिलते हैं प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से प्लांट इतना ज्यादा हार्ड हो जाता है। देखा, प्लांट के सभी पार्ट ज्यादातर कैसे होते हैं, हार्ड। तो वो इतने हार्ड ज्यादातर इसलिए होते हैं क्योंकि प्लांट्स में ज्यादातर लिविंग सेल्स ना होकर कैसे सेल्स होते हैं, डेड सेल्स। प्लांट में ज्यादातर लिविंग सेल्स ना होकर कैसे सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, इसलिए प्लांट ज्यादातर हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। बट पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के सेल्स कैसे हैं, लिविंग सेल्स। पैरेन्काइमा के सेल्स कैसे हैं, लिविंग सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर यूजुअली loosely arranged, thus large spaces between the cells, intercellular spaces are found in this tissue। ये कह रहे हैं कि जो परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, अरे सही से बैठो बेटा, सीधे बैठो, क्लास में ध्यान दो। जो परमानेंट टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं, मान लो ये परमानेंट टिश्यू का एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, ये पांचवा सेल है, इस तरह से परमानेंट टिश्यू के जितने भी सेल्स होते हैं बच्चों, इनके बीच में स्पेस काफी होता है, खाली जगह काफी होती है। ये खाली जगह देख पा रहे हैं आप, सेल्स के बीच में जो स्पेस है, इनके बीच में स्पेस काफी ज्यादा होता है, ये लूजली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं ये, लूजली पैक्ड। इन केस ऑफ पैरेन्काइमा, इनके अंदर जो स्पेस है, सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो काफी ज्यादा होता है, लार्ज सेलुलर स्पेसेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। सेल्स के बीच में जो स्पेस आता है उसको क्या बोलते हैं, सेल्स के बीच में जो स्पेस आता है उसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पेज के मार्जिन में लिखना, नेक्स्ट पेज के मार्जिन में लिखना, द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स, द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स, द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स इज नोन एज इंटरसेलुलर स्पेस। द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स is known as intercellular space. The spaces between the cells is known as intercellular space. The spaces between the cells is known as intercellular space. तो जो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरसेलुलर स्पेस। कोई दिक्कत है इसमें?
पैरेन्काइमा में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो ज्यादा होता है कम होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है दे हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन द सेल्स, इसका मतलब उनके सेल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है, ठीक है। फिर दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड, ये ज्यादातर किसको स्टोर करता है? क्या प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं? किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? अब वो जितना खाना बनाए क्या वो सारा एकदम से यूज हो जाएगा? प्लांट्स उसको आगे के लिए बचाकर भी रख सकते हैं, तो इसलिए प्लांट पार्ट्स क्या करते हैं उसको स्टोर कर लेते हैं। क्या करते हैं उसको? तो वो स्टोर भी किसके अंदर कौन हेल्प करता है उसमें भी? पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा के जो टिश्यूज होते हैं ये वाले टिश्यूज फूड को भी स्टोर करने का काम करते हैं। किसको स्टोर करते हैं ये? तो देखो अब तक पैरेन्काइमा के बारे में हम कितनी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सबसे ज्यादा प्लांट पार्ट्स में यही वाला टिश्यू पाया जाता है। कौन सा? एक साथ बोलो, पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा वाला जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है सभी प्लांट्स में ज्यादातर यही पाया जाता है। दूसरा कि इसके पास अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, मतलब कोई खास स्पेशलाइजेशन नहीं होती, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। और उनकी सेल वॉल भी कैसी होती है? बहुत ही पतली सी सेल वॉल होती है। उनके पास सेल्स कैसे होते हैं? वैसे तो प्लांट में ज्यादातर सेल्स कैसे होते हैं? डेड, बट पैरेन्काइमा के सेल्स कैसे होते हैं? कैसे? इनके स्पेसेस कैसे होते हैं? लूजली या टाइटली पैक्ड? कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड। उनके बीच में स्पेस काफी ज्यादा होता है, तो अगर स्पेस ज्यादा है तो लूजली पैक्ड, अगर स्पेस नहीं होगा तो स्पेस नहीं है तो स्पेस ज्यादा है तो जैसे अभी मान लो आप लोग ही बैठे हैं, तो आप लोगों के बीच में अगर स्पेस प्रॉपर है तो हम बोलेंगे कि भाई लूजली पैक्ड बैठे हैं, आराम से लूज होकर बैठे हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। बट अगर इन्हीं को और ज़्यादा कंजेस्टेड करते हैं, ये पहले वाला बच्चा है, मैं नहीं बैठता इधर, मैं तो बिल्कुल कोने में करूँगा सबको, ये उधर प्रेशर लगा दे, फोर्स लगा दे, सबको उधर कर दे, तो वो टाइटली पैक्ड हो जाएंगे। कैसे पैक्ड हो जाएंगे वो? टाइटली पैक्ड। लेकिन अगर लूजली पैक्ड करना है तो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस करना पड़ेगा, है ना। तो अगर सेल्स के बीच में डिस्टेंस है, स्पेसेस हैं, तो लूजली पैक्ड है, और अगर डिस्टेंस यानी कि स्पेसेस नहीं है तो टाइटली पैक्ड है। ये किस किस को समझ आ रहा है? पैरेन्काइमा में कैसा होता है? लूजली पैक्ड, टाइटली पैक्ड? पैरेन्काइमा के अंदर कैसा होता है? लूजली पैक्ड। ओके, फिर उसके बाद इस टिश्यू का मेनली काम क्या होता है? ये फूड को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है बच्चों? ये। तो ये पैरेन्काइमा के बारे में मेन पॉइंट्स थे जो हमें पढ़ने हैं, याद रखने हैं। इसके अलावा पैरेन्काइमा के 2 केस और आते हैं जो कि स्पेशल केसेस कहलाते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनसे। क्या वो क्वेश्चन है, कैसे वो पूछा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? पैराग्राफ में क्या क्या वर्ड्स, क्या क्या लाइंस दी हैं, वो सबको क्लियर हो रही है? किसका क्या मतलब है वो क्लियर हो रहा है? प्लांट के आउटर मोस्ट लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर एपिडर्मिस। पूरे प्लांट की पूछे तो और प्लांट सेल की पूछे तो प्लांट सेल की पूछे तो एनी डाउट एनीवन? या समझ आ रहा है सभी को? फिर पैरेन्काइमा के बारे में 2 स्पेशल क्वेश्चन इन 2 पैराग्राफ से बनते हैं। पहला पैराग्राफ ये है और दूसरा पॉइंट ये है, एक्वेटिक प्लांट्स वाला। 2 पॉइंट्स हैं, दोनों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अभी लिखवा दूंगा, पहले समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भाई ये एक नया वर्ड लिखा हुआ है क्लोरेन्काइमा, ये क्या होता है? जो मैंने आपको बताया वो क्लोरेन्काइमा नहीं था, वो क्या था? वो पोलेन्काइमा है। और ये क्या लिखा हुआ है? क्लोरेन्काइमा। तो पोलेन्काइमा तो पढ़ा नहीं, उससे पहले एक और बला आ गई हमारे सामने, क्या? क्लोरेन्काइमा। तो पहले इसी से निपट लेते हैं। ये क्या कह रहा है? क्लोरेन्काइमा क्या होता है? तो देखो बच्चों, कुछ सिचुएशंस में पैरेन्काइमा के अंदर, किसके अंदर? पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल भी होता है। क्लोरोफिल तो सुना सा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किस काम आता है? सही बोल दो, एक साथ बोलो। क्लोरोफिल किस काम आता है? फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। यही बुक में एरो लगाकर लिख लेना, ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो किस काम आता है? फोटोसिंथेसिस। लिख लिया? तो कुछ सिचुएशंस में आपस में डिस्कस मत करना, इधर देखते रहना जरा बोर्ड पर, और मेरी तरफ समझने पर फोकस करेंगे पूरा। आई वांट कंप्लीट फोकस। थोड़ी देर के लिए पूरा कंप्लीट फोकस यहीं पर लगाएंगे, सीधे होकर बैठेंगे। सिट स्ट्रेट एवरीवन प्लीज। इन सम सिचुएशंस, कुछ सिचुएशंस में इसके अंदर और क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। किसके अंदर की बात हो रही है अभी? अभी जितनी भी बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात हो रही है? तो पैरेन्काइमा के अंदर कुछ सिचुएशंस में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक
ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो डायरेक्टली क्या हेल्प करता है, किस प्रोसेस में हेल्प करता है। उस टाइम हम पेरेन्काइमा को पेरेन्काइमा ना बोलकर एक नया नाम दे देते हैं, क्लोरेन्काइमा। तो अगर पेपर में पूछे व्हाट इज क्लोरेन्काइमा, तो आप सिंपल सा आंसर बताओगे कि भाई इन पेरेन्काइमा इन सम सिचुएशन दे कंटेन क्लोरोफिल। उनके अंदर क्या आता है, क्लोरोफिल, व्हिच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, एंड इन दैट केस पेरेन्काइमा इज नोन एज क्लोरेन्काइमा। उस केस में हम पेरेन्काइमा को पेरेन्काइमा ना बोलकर क्या बोल देते हैं, क्लोरेन्काइमा। जैसे हमारे घर पे कुछ और नाम होता है, यहाँ पर कुछ और नाम होता है, ऐसे ही हम यहाँ पर पेरेन्काइमा का दूसरा नाम रख रहे हैं क्या, क्लोरेन्काइमा। घर पे तो हमें कुछ भी बुला देते हैं ना, बिट्टू, चिंटू, गुड़िया, रानी, पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं। तो ऐसे ही पेरेन्काइमा को क्या बुलाते हैं, क्लोरेन्काइमा। जब वो क्लोरोफिल कंटेन करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है तो उसको क्या बुलाते हैं, क्लोरेन्काइमा बुलाते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? चिंटू बिट्टू मत लिख कर आना पेपर में, क्या लिख कर आओगे, क्लोरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का एक और नाम भी है बच्चों, एक्वेटिक प्लांट्स। अब ये एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं भाई, जो वाटर में होते हैं, जो वाटर के ऊपर होते हैं, जो वाटर में उगते हैं, उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। किसको पहले से बताई बात, ये जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं इनके पेरेन्काइमा के अंदर लार्ज एयर कैविटीज होती हैं। कैविटीज का मतलब क्या होता है, कैविटी सुना तो हमने सबने, डॉक्टर डेंटिस्ट वाले एड भी देखे होंगे कि दांतों में कैविटी लग गई, कैविटी हो गई, होल, ठीक है, खाली जगह बेसिकली। कैविटी का क्या मतलब होता है, खाली जगह, खोखला हो जाना। दांतों के लिए ज़्यादातर ये वर्ड सुनते हैं हम, टीवी एड्स में क्या आता है कि दांतों के अंदर कैविटी लग गई, यानी कि दांत वहाँ से खोखला हो गया, खाली जगह हो गई, ठीक है। तो खाली जगह के लिए क्या वर्ड आता है बच्चों, कैविटी। खाली जगह के लिए क्या वर्ड आता है, कैविटी। वो देखा आइसक्रीम का इतना बड़ा सा ब्रिक आता है, उसमें स्कूप भर के ऐसे आइसक्रीम निकाल लेते हैं, किसने देखा वो, तो वो जो स्कूप भर के ऐसे आइसक्रीम निकाल ली तो वहाँ से आइसक्रीम हट गई, वहाँ बन गई खाली जगह, तो उसको बोलेंगे कैविटी। क्या बोलेंगे उसको, कैविटी। समझ आ रही है बात? तो कैविटी का क्या मतलब होता है, कैविटी का क्या मतलब होता है, अगर आपको लग रहा है आप बाद में भूल जाओगे तो प्लीज कहीं भी लिख लेना अपनी नॉलेज के लिए। कैविटी का क्या मतलब होता है, खाली जगह। तो कैविटी का मतलब है खाली जगह। तो पेरेन्काइमा के अंदर कुछ एयर कैविटीज होती हैं। एक्वेटिक प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं सभी प्लांट्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड किन प्लांट्स की बात हो रही है, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर पेरेन्काइमा वाले सेल्स के अंदर लार्ज एयर कैविटीज होती हैं, लार्ज कैविटीज होती हैं जिनके अंदर हवा भर जाती है, एयर भर जाती है, और एयर भरने की वजह से वो हल्के हो जाते हैं और पानी पर तैरना शुरू कर देते हैं। पानी पर क्या शुरू कर देते हैं, फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, which helps them to float, जिसकी वजह से वो फ्लोट कर पाते हैं, तैर पाते हैं। फ्लोट का मतलब होता है तैर पाना। तो इस तरह के पेरेन्काइमा को हम पेरेन्काइमा ना बोलकर बोल देते हैं एरेन्काइमा। क्या बोलते हैं इसको, एरेन्काइमा। एरेन वर्ड कहाँ से आ रहा है, एयर की वजह से, किसकी वजह से आ रहा है, एयर। एरेन्काइमा। यहाँ पर देखो क्या वर्ड आया था, क्लोरेन्काइमा, ये किसकी वजह से आया था, क्लोरोफिल की वजह से आया था, ठीक है। यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स में लार्ज एयर कैविटीज होने की वजह से इनके अंदर एयर भर जाती है, जिसकी वजह से ये फ्लोट कर पाते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट ही इसी वजह से कर पाते हैं, और उस टाइम हम इनको पेरेन्काइमा में बोलकर क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा। क्या बोलते हैं इनको, एरेन्काइमा। बताओ ये किस किस को समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो यहाँ पर हमने अभी फिलहाल के लिए पेरेन्काइमा से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो ये कि पेरेन्काइमा में कुछ सिचुएशंस में क्या होता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस। तो हम इसको पेरेन्काइमा ना बोलकर क्या नया नाम दे देते हैं, क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा नाम दे देते हैं। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? फिर ऐसे ही एक और स्पेशल पॉइंट, एक और स्पेशल क्वेश्चन ये है कि एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से प्लांट्स की बात हो रही है, जो पानी में मिलते हैं, ऐसे प्लांट्स के अंदर लार्ज एयर कैविटीज बन जाती हैं पेरेन्काइमा के अंदर। पेरेन्काइमा के अंदर काफी खाली जगह बन जाती है जिसमें एयर भर जाती है। क्या बन जाती है बच्चों, एयर। और एयर भरने की वजह से वो क्या करने लगते हैं, फ्लोट, which helps them to float, जिसकी वजह से वो फ्लोट करने लगते हैं। अब हम उस पेरेन्काइमा को पेरेन्काइमा ना बोलकर क्या वर्ड यूज करते हैं, एरेन्काइमा। बताइए ये किस किस को समझ आ रहा है? Is there any doubt anyone till now? So this is all about पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा प्लांट के अंदर ज्यादातर सभी जगहों पर पाया जाता है, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट्स हो, चाहे वो लीव्स हो, पेरेन्काइमा मोस्टली सभी पार्ट्स में मिलता है।
ठीक है। पैरेन्काइमा एक ऐसा सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो कि सभी पार्ट्स में मिलता है, इसलिए यहाँ पर क्या लाइन लिखी हुई थी, मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। पैरेन्काइमा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। इसमें कैसे सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज या अनस्पेशलाइज, सेल वॉल कैसी होती है, थिन या थिक, काफी पतली सी सेल वॉल होती है। सेल्स कैसे होते हैं, लिविंग या डेड, लिविंग सेल्स होते हैं। क्या इनके सेल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है या कम होता है, ज्यादा। तो ये लूजली पैक्ड कहलाएंगे या टाइटली पैक्ड, क्या कहलाएंगे ये, लूजली पैक्ड। और ये जनरली किसको स्टोर करते हैं, प्लांट के अंदर जो फूड जनरेट हो रहा है जनरली ये उसको स्टोर करने का काम करते हैं। अगर लीव्स के अंदर इनके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, तो ये किस में हेल्प करेंगे, और फोटोसिंथेसिस के लिए जब ये हेल्प करेंगे तो हम इनको पैरेन्काइमा ना बोलकर एक नया नाम बोल देंगे, क्या बोलेंगे, एक्वेटिक प्लांट्स में कुछ खास बात हो जाती है। एक्वेटिक प्लांट्स के जो पैरेन्काइमा होते हैं उनके बीच में एयर कैविटीज आने की वजह से ज्यादा से ज्यादा एयर भर जाती है, खाली जगह होने की वजह से एयर भर जाती है, जिसकी वजह से ये हल्के हो जाते हैं और हल्के होने की वजह से पानी के ऊपर क्या करने लगते हैं, और इसी टाइप के पैरेन्काइमा को हम क्या बोलते हैं, बताइए यहाँ तक किस किस को क्लियर है, इज देयर एनी डाउट एनीवन टिल नाउ, सो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट कौन सा था, तो अभी हमने जो डिस्कस किया है वो किसके बारे में डिस्कस किया है, पैरेन्काइमा। अब हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कॉलन। किसने देखी वो वाली मूवी, कौन सी मूवी, किस किसने देखे पुष्पा मूवी, फर्स्ट या सेकंड पार्ट, कोई भी, दोनों देखे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो, अरे नाम तो सुना होगा, वो डायलॉग तो सुना होगा कि पुष्पा नाम सुन के क्या फ्लावर समझेगा, फ्लावर समझेगा, फ्लावर नहीं फायर है पुष्पा, है ना, सुना है नहीं डायलॉग। तो वो फ्लावर के बारे में क्यों कह रहा था कि फ्लावर झुक जाता है, यही तो मतलब था ना उसका कि पुष्पा झुकेगा नहीं, फ्लावर झुक जाता है, प्लांट पार्ट्स झुक जाते हैं। तो प्लांट पार्ट्स इसलिए झुक जाते हैं, वो इसलिए बेंड कर पाते हैं क्योंकि उनके पास एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसका नाम है कॉलेनकाइमा। क्या नाम है उसका, कॉलेनकाइमा। वो पुष्पा के पास है नहीं, इसलिए पुष्पा झुक नहीं पाता है। क्या नहीं है पुष्पा के पास, कॉलेनकाइमा। प्लांट के पास क्या है, कॉलेनकाइमा। तो प्लांट्स को जरूरत है झुकने की, अगर वो नहीं झुकेंगे तो वो बेचारे टूट जाएंगे, ठीक है। पुष्पा को तोड़ना तो मुश्किल है, लेकिन प्लांट्स को तोड़ना आसान है। तो प्लांट्स तेज हवा चलने पर, अब जैसे कल से बारिश हो रही है, 2-4 दिन से देखो लगातार बारिश हो रही है, मौसम कितना खराब चल रहा है, तेज हवाएं भी चल रही है ना। तो अब तेज हवाएं चल रही हैं, देखो जरा मेरी तरफ देखते रहना, समझते रहना। मान लो ये नोटबुक, ये बुक करो, देखो बच्चों, मान लो ये प्लांट का कोई पार्ट है, ठीक है। अब ये काफी ज्यादा हार्ड है, ये झुकता नहीं, इसके अंदर पुष्पा की आत्मा अभी ये झुकने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तेज हवा चल रही है, तेज हवा आती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं, इससे टकराती हैं, बार बार टकराती हैं, ये नहीं झुकता, मैं नहीं झुकूंगा, ठीक है। ये झुकता नहीं, हल्का सा भी नहीं झुक रहा है, बार बार तेज हवा आती है, इससे टकराती हैं, इससे टकराती हैं, इससे टकराती हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये टहनी अलग होकर टूट कर गिर जाएगी, है ना। झुकेगी नहीं तो टूट जाएगी, अगर झुकेगी नहीं तो क्या होगा, टूट जाएगी, ठीक है। वहीं दूसरा केस समझो कि प्लांट पार्ट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है कॉलेनकाइमा की वजह से। किसकी वजह से, कॉलेनकाइमा। तो अब तेज हवा आएगी, तो जैसी तेज हवा आएगी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से झुक जाएगी, इसके अंदर से पुष्पा की आत्मा निकल गई। अब ये क्या कर सकती है, झुक सकती है। तेज हवा आएगी, इससे टकराएगी, ठीक है। अगर ये नहीं झुकेगी तो तेज हवा बार बार इससे टकराएगी और अल्टीमेटली ये टूट कर गिर जाएगी, टहनी टूट जाएगी, ये पार्ट टूट जाएगा, ठीक है। अब दूसरा केस समझो, जब इसके अंदर कॉलेनकाइमा है, कॉलेनकाइमा की वजह से इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये झुक सकता है। तो अब तेज हवा आएगी, इसके ऊपर टकराएगी, ये फ्लेक्सिबल है तो ये ऐसे झुक जाएगा, तेज हवा सीधी निकल जाएगी, इसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो अब इसके टूटने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसके टूटने के चांसेस क्या हो जाएंगे, तो देखो अगर ये नहीं झुकेगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएगा, तो इसके टूटने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। लेकिन अगर ये झुक जाएगा तो तेज हवा आएगी, ऐसे बेंड कर जाएगा, तेज हवा इसके ऊपर से निकल जाएगी, तो इसके टूटने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है या नहीं है? किसके लिए? प्लांट्स के लिए। किसके लिए? प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सभी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? ज़रूरी होती है। तो आप कभी भी नोटिस करना, तेज हवा में प्लांट के पार्ट्स हिलने लगते हैं, लहराने लगते हैं, उनकी टहनियाँ लहराने लगती हैं, लीव्स हिलने लगती हैं, लेकिन जल्दी से टूटती नहीं है। तो वो इसलिए नहीं टूटती हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होती है?
फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और वो फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? कोलेनकाइमा प्रोवाइड करता है। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी का क्या फायदा, ये मैंने अभी आपको बताया। फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से प्लांट का पार्ट जल्दी से टूटेगा नहीं, तेज हवा भी चल रही होगी तो वो झुक जाएगा और उसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसके टूटने के चांसेस कम हो जाएंगे। यस और नो? इट अलाउज bending of various parts of the plant like tendrils and stems of climbers without breaking it. What do you mean by climber? किसी को tendrils का मतलब पता है? किसी को climbers का मतलब पता है? No? चलो दिखाता हूँ आपको, चेक करना कि आपने रियल लाइफ में इस तरह का कुछ देखा है नहीं। बस बच्चों आपस में बात मत करो, आपस में बातें करोगे तो इतनी मेहनत से जो अभी तक आपके दिमाग में सेट किया वो सब जीरो हो जाएगा। ये देखिए आपने चीजें इस तरह से, प्लांट के पार्ट्स इस तरह से किसी बैम्बू स्टिक या किसी डंडे के चारों तरफ मुड़ने लग जाते हैं, गुच्छे बनने लग जाते हैं। किसने देखा है वैसे? इन्हीं गुच्छों को हम बोलते हैं टेंड्रल्स। क्या बोलते हैं इनको? टेंड्रल्स। और ये जो प्लांट है, जो इसका स्टेम ऊपर ऊपर क्लाइंब करता जा रहा है, इनको बोलते हैं क्लाइंबर। क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। तो ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर ऊपर पार्ट्स ग्रो 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 करते चले जाते हैं, उनको हम क्लाइंबर बोलते हैं। और जैसे ही उन्हें कोई भी सपोर्ट मिल जाता है, वो उसके चारों तरफ घूमना शुरू कर देते हैं, और ये जो गुच्छे बनते हैं, इन गुच्छों को बोलते हैं टेंड्रिल्स। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? टेंड्रिल्स। क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही हो पा रहा है? yes, sir। अगर इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ना होती तो क्या ये गुच्छे बन पाएंगे? no, sir। क्या ये टेंड्रिल्स बन पाएंगी? no, sir। तो फिर ये टेंड्रिल्स वगैरह सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बन पाती हैं? फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। और वो फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्लांट पार्ट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों। प्लांट पार्ट के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी है तभी प्लांट पार्ट्स स्ट्रॉन्ग विंड में सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी है तो ही क्लाइंबर का जो पार्ट है वो टेंड्रिल्स बना पाएगा, नहीं तो नहीं बना पाएगा। बताइए ये किस को समझ आ रही है? एनी डाउट एनीवन टिल नाउ? उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने कहा है कि इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये और क्या प्रोवाइड करते हैं साथ में? मैकेनिकल सपोर्ट। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं एक तरह से, जिससे कि वो प्लांट पार्ट्स जल्दी से ब्रेक डाउन ना हो, जल्दी से टूटे ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी और साथ साथ क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट। ये लीफ के जो पार्ट्स होते हैं उनके जस्ट नीचे पाए जाते हैं, एपिडर्मिस से जस्ट नीचे पाए जाते हैं। एपिडर्मिस बताया था ना आपको? yes, sir। एपिडर्मिस इज द, एक साथ बोलेंगे अब, नहीं बोलता है, एक साथ बोलो, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्लांट पार्ट्स। प्लांट पार्ट्स के आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग को एपिडर्मिस बोलते हैं। लीव्स के अंदर ज्यादातर ये पाए जाते हैं और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इनके टिश्यूज के बारे में कुछ और, इनके सेल्स के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं, जैसे कि इनके सेल्स लिविंग होते हैं, इनके सेल्स भी लिविंग होते हैं। इनके सेल्स भी लिविंग होते हैं तो और किसके लिविंग होते हैं? किसके लिविंग होते हैं? पेरेन्काइमा के भी लिविंग सेल्स हैं और कोलेनकाइमा के भी लिविंग सेल्स हैं। इस चीज का ध्यान रखना। इलॉन्गेटेड का क्या मतलब है? थोड़े लॉन्ग साइज होता है, इनका साइज थोड़ा लॉन्ग होता है, लंबे होते हैं ये सेल्स। एंड इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स, और कॉर्नर्स पर जहाँ कॉर्नर्स वाले पॉइंट होते हैं वहाँ से इनकी वॉल की थिकनेस बढ़ जाती है। जो कॉर्नर्स वाले पॉइंट होते हैं वहाँ से इनकी वॉल की थिकनेस बढ़ जाती है, मतलब कहीं पर पतले और कहीं पर, जो वॉल्स है ना चारों तरफ दीवारें देख रहे हो आप, ये तो सब जगह से इक्वल है, लेकिन कोलेनकाइमा में ऐसा नहीं होता। कोलेनकाइमा में कुछ जगहों पे से पतली होती है और कॉर्नर्स पर से सेल वॉल कैसी होती है? मोटी होती है। कॉर्नर्स पर कैसी होती है? मोटी। अभी डायग्राम में देखते हैं। उससे पहले ये लास्ट पॉइंट समझो, देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेलर स्पेस। आप बताओ देव, इंटरसेलर स्पेस का क्या मतलब है? यहाँ पर इंटरसेलर स्पेस का मतलब पूछ रहा हूँ। द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स। तो इनके बीच में जो स्पेसेस है, जो सेल्स के बीच का स्पेस है, वो काफी कम होता है। पेरेन्काइमा में तो काफी, इसमें काफी, पेरेन्काइमा में काफी, इसमें काफी। एनी डाउट एनीवन? ये जो लास्ट पॉइंट था कि इनकी जो कॉर्नर्स पर से थिक सेल वॉल्स होती हैं, उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ डायग्राम के अंदर। जरा फोकस करना, नेक्स्ट पेज पर ही ये डायग्राम आपको दिख जाएगा।
ये पहला डायग्राम और दूसरा डायग्राम, अभी सिर्फ इन पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि पहला डायग्राम है वो पैरेन्काइमा का डायग्राम है। इनकी सेलुलर वॉल्स देखो ध्यान से, इनकी जो सेलुलर वॉल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पतली वॉल्स। कैसी वॉल्स हैं? पतली वॉल्स। ठीक है, इसमें पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही है, जो आपकी बुक में पिक्चर होगी उनके बीच में देखना, सेल्स के बीच में स्पेस दिख रहा होगा, खाली जगह दिख रही है। उस खाली जगह को इंटरसेलर स्पेस बोलते हैं, जो कि पैरेन्काइमा के अंदर ज्यादा होता है। अपनी बुक में देखो डायग्राम में दिख रही है खाली जगह। उसके बाद चलो पैरेन्काइमा के बारे में तो डिस्कस कर लिया, कोलेनकाइमा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कोलेनकाइमा का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इसकी सेल वॉल होती है वो कुछ कुछ जगहों से थिक होती है, कॉर्नर्स पर से थिक होती है। तो देखो ये जो सेल वॉल है इसकी, ये यहाँ से थिक हो रही है, मोटी हो रही है। नॉर्मली तो पतली थी, लेकिन कॉर्नर्स पर से कैसी हो गई है? थिक हो गई। नॉर्मली कैसी थी? पतली। कॉर्नर पर कैसी हो गई? नॉर्मल कैसी थी? पतली। कॉर्नर पर नॉर्मल पतली, कॉर्नर पर। तो इस तरह की सेल वॉल होती है, कहीं से पतली और कॉर्नर्स पर मोटी। तो कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से प्लांट पार्ट्स तेज हवा में टूटने से बच जाते हैं। कोलेनकाइमा की वजह से ही टेंड्रिल्स बनते हैं, गुच्छे बनते हैं। ठीक है, कोलेनकाइमा की जो सेल वॉल होती है वो वैसे पतली होती है, लेकिन कॉर्नर्स पर कैसी होती है? ठीक। कोलेनकाइमा के सेल्स लिविंग सेल्स होते हैं, और कोलेनकाइमा के बीच में जो स्पेसिस होता है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। बताइए ये किस किस को समझ में? नाउ इज देयर एनी डाउट? लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू जो हमें इसके अंदर पढ़ना है सिंपल परमानेंट टिश्यू में, वो कौन सा है? स्क्लेरेन। जल्दी से स्क्लेरेनकाइमा को कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बारे में नोट्स लिखेंगे। Yet another type of permanent tissue is sclerenchyma. लास्ट कौन सा हमें पढ़ना है? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का काम होता है सबसे ज्यादा जरूरी हार्डनेस प्रोवाइड करने का। ये प्लांट के कुछ पार्ट्स को बहुत ज्यादा हार्ड बना देते हैं। देखते हैं कैसे, समझना है इनको। इट इज द टिश्यू व्हिच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए, जो हिले भी ना, हल्का सा मुड़े तुड़े भी ना, उसको हम स्टिफ बोल देते हैं, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना के बराबर हो। ठीक, अगर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कुछ पार्ट्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पर कौन से टिश्यू नहीं है? एक साथ बोलेंगे, अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कुछ पार्ट्स में, तो इसका मतलब वहाँ पर कौन नहीं है? आ रही है बातें समझ में? We have seen the husk of coconut. क्या आपने कभी कोकोनट को देखा है? कितना हार्ड होता है उसका बाहर वाला हिस्सा। तो उसका बाहर वाला जो हिस्सा इतना हार्ड होता है, उसके अंदर कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं? जो कितना ज़्यादा हार्ड बना देता है वो। उसको अगर किसी के सर पे लेकर मार दें तो एकदम से वो कोकोनट खुल जाएगा, है ना? कोकोनट खुलेगा या सर खुल जाएगा? सर तक खुल सकता है उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि वो कोकोनट बहुत ज़्यादा हार्ड इसी वजह से हुआ, क्योंकि उसके अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाता है? कौन सा टिश्यू पाया जाता है? ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्राई करेंगे घर पे जाके कि चलो भाई परेशान कर रहा है या बहन परेशान कर रही है, लाओ घर वालों को दिखाता हूँ कि गोले में, नारियल में स्क्लेरेनकाइमा होता है। इस तरह की कोई एक्टिविटी आपको घर पे जाकर परफॉर्म नहीं करनी है। सिर्फ ये मान के चलो कि उसके अंदर स्क्लेरेनकाइमा होता है, इस वजह से वो काफ़ी हार्ड होता है। चलो, इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। इसके टिश्यूज जो होते हैं, इसके सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं। अभी तक जो दो बड़े हैं पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, उसके कैसे थे? इसके कैसे होते हैं? और डेड होने की वजह से इसके पार्ट्स इतने ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, दे आर लॉन्ग, ये लॉन्ग होते हैं, एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं और थिक हो जाती हैं, और उनके अंदर एक स्पेशल सब्सटेंस पाया जाता है जिसका नाम है लिग्निन। क्या नाम है? लिग्निन। वैसे सेल वॉल किससे बनती है? आपने सेल चैप्टर में पढ़ा था। किससे बनती है? तो सेलुलोज से बननी चाहिए सेल वॉल, लेकिन इनकी जो सेल वॉल है वो और भी ज्यादा हार्ड सब्सटेंस से बनती है, जिसका नाम क्या है? लिग्निन। और वो काफी ज्यादा इनको मोटा कर देता है, हार्ड बना देता है। एक तो डेड है, ऊपर से इनकी सेल वॉल सेलुलोज से न बन के किससे बनी है? लिग्निन की हेल्प लेते हैं उसको बनने के लिए। तो उस वजह से ये और ज़्यादा मोटे और ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, और ज़्यादा मोटे और ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। इनकी जो वॉल्स हैं वो इतनी मोटी होती हैं, इतनी थिक होती हैं कि इनके सेल्स के बीच में कोई स्पेस बचता ही नहीं। देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस इनसाइड द सेल। सेल्स के बीच में कोई खाली जगह बचती ही नहीं है। सेल्स के बीच में कोई खाली जगह बचती ही नहीं है। ये टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये टिश्यू पाए जाते हैं स्टेम्स में। प्लांट का स्टेम देखा आपने? बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। प्लांट का स्टेम बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो वो जो प्लांट का स्टेम इतना ज़्यादा हार्ड है वो किसकी वजह से है बच्चों? किसकी वजह से? स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। कोई दिक्कत इसमें?
अराउंड वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? अच्छा, जाइलम और फ्लोएम सुना है नाम? Yes, sir. जाइलम और फ्लोएम किस किसने नाम सुना है पहले से? अभी आगे भी पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम प्लांट्स के अंदर पानी को और फूड को ट्रांसपोर्ट कराने के काम आते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम प्लांट्स के अंदर पानी को और फूड को ट्रांसपोर्ट कराने के काम आते हैं। इनको ही मिलाकर वस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर ही क्या बोलते हैं? वस्कुलर बंडल्स। तो इन वस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ भी कौन से टिश्यूज होते हैं? वस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ भी कौन से टिश्यूज होते हैं? इन द वेन्स ऑफ लीव्स। वेन्स ऑफ लीव्स का क्या मतलब है? नसें। लीव्स की नसें देखिए लिखी हुई होती हैं, कभी देखा है लीव को? ये एक लीव है, ये एक नस निकल गई इसमें, ये और नसें निकल गई इसमें। देखे हैं ये पार्ट्स? Yes, sir. ये पार्ट्स ज्यादातर हार्ड होते हैं, इनको बोलते हैं वेन्स ऑफ लीव्स। क्या बोलते हैं इनको? Veins of leaves. अपनी नसें नहीं चेक करनी, लीव्स की नसों की बात कर रहे हैं, लीव्स की वेन्स की बात कर रहे हैं। तो लीव्स की जो वेन्स हैं उन्हें वेन्स ऑफ लीव्स बोलते हैं। ये वाले पार्ट्स भी ज्यादातर हार्ड होते हैं, और वो भी किसकी वजह से हार्ड होते हैं? कभी ना कभी तो आपने नोटिस किया होगा कि आप लीफ को तोड़ रहे हो, ज्यादातर पूरा पार्ट टूट जाता है, लेकिन उसकी वो वेन्स वाला पार्ट बच जाता है। कभी किसी ने नोटिस किया है बात? Yes, किसने किया? तो वो पार्ट क्यों बच गया? क्योंकि वो काफी ज्यादा हार्ड था। और हार्ड किसकी वजह से वो? इसके अलावा जो सीड्स होते हैं या नट्स होते हैं, अखरोट वगैरह जो होते हैं, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, उनको तोड़ना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आम वैसे तो बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन जो उसकी गुठली होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ना, जो उसके अंदर वाला सीड होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो वो जो सीड्स और नट्स हैं वो हार्डनेस उनके अंदर किसकी वजह से आती है? तो कहने का मतलब है कि ये प्लांट पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं, और कुछ केसेस में तो इतना मजबूत बना देते हैं कि उनको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि सीड्स, जैसे कि नट्स, जैसे कि हस्क ऑफ कोकोनट, ये सारे के सारे कोकोनट हो गया, सीड्स हो गए या फिर नट्स हो गए, इन सबको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये सारे हार्ड होते हैं क्योंकि इनके अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाता है? कौन सा टिश्यू पाया जाता है बच्चों? मुझे जल्दी से बताओ, क्या हमने तीनों टिश्यूज पढ़ लिए डिटेल में? Yes, sir. इन तीनों में से कौन ऐसा है जो सब जगह पाया जाता है? कौन सा ऐसा है? तो पेरेन्काइमा प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स, मोस्टली ऑल पार्ट्स। तो फिर कोलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? बुक में देखो, बुक है आप लोगों का, पेंड्रेल्स में और लीफ स्टॉक्स में, किसके नीचे? बिलो द एपिडर्मिस, बिलो द जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसके सबसे नीचे पाया जाता है, लीव्स के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? लीव्स के अंदर। स्क्लेरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है? स्टेम्स में, वस्कुलर बंडल्स में, वेन्स ऑफ लीव्स में, हस्क ऑफ कोकोनट में, सीड्स में, नट्स में। जितने भी प्लांट के जो भी पार्ट्स हार्ड होते हैं ज्यादातर उसके अंदर कौन सा टिश्यू होता है? स्क्लेरेन्काइमा। जल्दी से बताना बोर्ड पर देखकर, तीनों में से कौन सा ऐसा है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? तीनों में से ऐसा कौन सा है जो फूड को स्टोर करता है? फूड को स्टोर कौन करता है? तीनों में से ऐसा कौन है जो प्लांट पार्ट्स को हार्डनेस प्रोवाइड करता है? तीनों में से कौन ऐसा है जिसके सेल डेड होते हैं? जिसके सेल डेड होते हैं? बाकी दोनों के? बाकी दोनों के? इसकी सेल वॉल किससे बनी है? सेल्यूलोज। किससे बनी है? इसकी सेल वॉल किससे बनी है? सेल्यूलोज। इसकी? लिग्निन। इसकी किससे बनी है? अभी बताया था, ये पॉइंट एनसीईआरटी में मार्क भी कराया था। ये इसकी सेल वॉल किससे बनी है? इसकी सेल्यूलोज। इसकी कोई दिक्कत इसमें? किसकी सेल वॉल सबसे पतली है? सबसे पतली किसकी सेल वॉल होती है? सबसे मोटी किसकी सेल वॉल होती है? सबसे मोटी किसकी होती है? और थोड़ा सा बीच बाज का देखकर किसकी रहती है? किसकी रहती है? कोलेनकाइमा बीच से पतला और कॉर्नर से बीच से पतला और कॉर्नर से बीच से पतला, कॉर्नर से। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को? सबसे मोटी सेल वॉल
सबसे कम इंटरसेलुलर स्पेसेस, सबसे ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस, और बीच बाज का देखकर बताओ किस किस को समझ आ रहा है? जो वो टेंड्रिल्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो किसकी वजह से आती है? तेज हवा चलती है फिर भी प्लांट पार्ट टूट कर नहीं गिरता, किसकी वजह से? हस्क ऑफ कोकोनट बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, प्लांट पार्ट्स अपना फूड स्टोर करते हैं, प्लांट के जो सेल्स लिविंग होते हैं, प्लांट के जो सेल्स डेड होते हैं। एनी डाउट एनीवन? तो यहाँ तक किस किस को क्लियर है? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके ऊपर स्पेशल 2 क्वेश्चंस बनते हैं? पैरेन्काइमा के ऊपर स्पेशल 2 क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो क्लोरेन्काइमा और एक क्या था? क्लोरेन्काइमा, और दूसरा क्या था? प्लांट के पार्ट्स में कुछ जगहों पर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। उस टाइम हम उसको पैरेन्काइमा ना बोलकर एक नया नाम दे देते हैं, ठीक है। प्लांट में एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर एयर कैविटीज आ जाती हैं, पैरेन्काइमा के अंदर एयर कैविटीज आ जाती हैं, खाली जगह बन जाती है जिसके अंदर क्या आ जाती है? एयर, और उसी की वजह से वो फ्लोट करने लगते हैं। उस टाइम हम उसको पैरेन्काइमा ना बोलकर क्या बोलते हैं? बताइए सारे पॉइंट्स किस किस को क्लियर है? एक बार जो मैंने आपको पढ़ाया उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा रीड कर लीजिए लाइन बाय लाइन, फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा। अगर बीच में आप लोगों का कोई क्वेश्चन आता है तो रेज हैंड करके मेरे से पूछ लो।